सोचिए, क्या होता अगर भारत का भविष्य लंदन की एक मेज पर कुछ ही हफ्तों में तय हो जाता। 1930 से 1932 के बीच दांव पर ठीक यही लगा था। ये कहानी है गोलमेज सम्मेलनों की, वो हाई प्रोफाइल बातचीत जिसका मकसद तो था भारत के लिए एक नया संविधान बनाना, लेकिन जिसमें इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने की ताकत थी। 3 मौके, 3 सम्मेलन, एक देश को एक नया आकार देने के लिए। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल ड्रामा है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे एकता बनाने की सबसे बड़ी कोशिश ने ही जाने अनजाने में बंटवारे की नींव रख दी। सबसे पहला सवाल, ये बातचीत लंदन में हो ही क्यों रही थी? जवाब सीधा है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश राज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। पूरे देश में बदलाव की एक ऐसी लहर उठी थी, एक ऐसा तूफान था जिसने अंग्रेजों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये दबाव कई सालों से बन रहा था। पहले 1927 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो जाहिर है पूरे भारत ने एक ही आवाज में जवाब दिया, साइमन गो बैक। फिर 1928 में भारतीय नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट के जरिए अपना प्लान सामने रखा, जिसे अंग्रेजों ने सीधे सीधे नजरअंदाज कर दिया। और 1930 आते आते गांधी जी के नमक मार्च ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। अब अंग्रेजों के पास बात करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तो नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। मेज तैयार थी, मेहमान आ चुके थे, लेकिन कमरे में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक खाली कुर्सी जो वहां मौजूद हर आवाज से ज्यादा शोर कर रही थी। और इसी खाली कुर्सी ने इस पूरी कोशिश को शुरू होने से पहले ही फेल कर दिया था। जरा सोचिए इस सीन को। मुस्लिम लीग वहां थी, देसी रियासतें भी थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्गों की आवाज उठाने के लिए वहां थे। लेकिन भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कहीं नहीं थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग वहां थी, देसी रियासतें भी थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्गों की आवाज उठाने के लिए वहां थे। लेकिन भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कहीं नहीं थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। मतलब आप एक देश का भविष्य तय करने बैठे हैं और उस देश की सबसे बड़ी आवाज ही कमरे में मौजूद नहीं है। हाँ, बड़े बड़े आइडियाज पर बात जरूर हुई, जैसे कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, लेकिन ये सब बातें खोखली थीं। सब जानते थे कि कांग्रेस के बिना किसी भी फैसले का कोई मतलब नहीं था। और ये बात अंग्रेजों को भी अच्छी तरह समझ आ गई थी। अगर इस बातचीत को आगे बढ़ाना है तो उस खाली कुर्सी को भरना ही होगा। और इसी मजबूरी से निकला गांधी-इरविन पैक्ट, जिसके बाद 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस आने को राजी हो गई। और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक प्रतिनिधि आया, महात्मा गांधी। अचानक सबकी उम्मीदें बढ़ गईं। क्या ये वही पल था जिसका सबको इंतजार था? लेकिन लंदन पहुंचते ही गांधी जी ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे कमरे में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस ही पूरे राजनीतिक भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक ऐसा बयान था जिसने उन्हें मेज पर बैठे मुस्लिम लीग, डॉक्टर अंबेडकर और बाकी सभी भारतीय प्रतिनिधियों के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया। और बस यहीं आकर सारी उम्मीदें टूट गईं। बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, आज़ाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये वो सवाल था, वो चट्टान थी जिससे टकराकर दूसरा सम्मेलन पूरी तरह बिखर गया। इस पूरी बहस के केंद्र में एक शब्द था, पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट। अब इसका मतलब क्या था? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जहां मान लीजिए मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे और दलित वोटर्स सिर्फ दलित उम्मीदवार को। ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व पक्का करने का एक तरीका था, लेकिन यही इस बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा भी बन गया। यहां टकराव बिल्कुल आमने सामने का था। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट भारत को हमेशा के लिए बांट देगा। वो कहते थे कि दलित हिंदू समाज का ही हिस्सा हैं और उन्हें अलग वोटर बनाना हिंदू धर्म में ही फूट डालने जैसा होगा।
दूसरी तरफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका तर्क था कि दलितों को सदियों के जुल्म से बचाने के लिए ये एक जरूरी राजनीतिक कवच है, और मुस्लिम लीग भी अपने समुदाय के लिए ठीक यही सुरक्षा मांग रही थी। यहां समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। गांधी जी का ये दावा कि सिर्फ कांग्रेस ही भारत की आवाज है और सेपरेट इलेक्टोरेट का उनका विरोध बाकी भारतीय नेताओं को बिल्कुल मंजूर नहीं था। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? आखिर में ये सम्मेलन अंग्रेजों के साथ असहमति की वजह से फेल नहीं हुआ। ये भारतीय नेताओं के बीच आपसी सहमति न बन पाने की वजह से फेल हुआ। बातचीत पूरी तरह से ठप हो गई। दूसरे सम्मेलन की इस बड़ी नाकामी के बाद 1932 में एक आखिरी बेजान सी कोशिश हुई, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। लेकिन सच तो यह है कि तब तक खेल लगभग खत्म हो चुका था। यह बस एक औपचारिकता थी। कितने लोग आए, इसी से सारी कहानी साफ हो जाती है। सिर्फ 46 लोग। कांग्रेस ने फिर से बहिष्कार कर दिया। हद तो ये कि इस बार ब्रिटिश लेबर पार्टी भी नहीं आई। भारत के लगभग सारे बड़े नेता गायब थे। तो एक तरह से अंग्रेजों ने खाली कमरे को देखा और तय कर लिया कि अब वो जो भी करेंगे अकेले ही करेंगे। तो इन सारी कोशिशों, सारी बहसों का नतीजा क्या निकला? जब सब कुछ शांत हुआ तो पीछे क्या रह गया? एक शब्द में कहें तो विभाजन। इन सम्मेलनों की नाकामी ने वो बीज बो दिए जो आने वाले सालों में भारत को बहुत बुरी तरह से बांटने वाले थे। इसका असर एक के बाद एक दिखाई दिया। क्योंकि भारतीय नेता एक मत नहीं हो पा रहे, तो 1932 में अंग्रेजों ने अपना फैसला थोप दिया, कम्युनल अवार्ड, जिसने सभी अल्पसंख्यकों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। नतीजा, डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ, एक समझौता जिसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह ज्यादा रिजर्व सीटें दी गईं। लेकिन इन सब का नतीजा निकला 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने इन बंटवारों को कानूनी रूप दे दिया और भारत को विभाजन के रास्ते पर और आगे बढ़ा दिया। तो आखिर में कहानी बस इतनी सी है। गोलमेज सम्मेलन एक बहुत बड़ा मौका था, एक ऐसा मौका जहां भारतीय नेता मिलकर आज़ादी का अपना रास्ता बना सकते थे। लेकिन वो आपसी सहमति नहीं बना पाए, और इस नाकामी ने एक ऐसा दरवाज़ा बंद कर दिया जिसके पीछे शायद एक बिल्कुल अलग, एक ज़्यादा एकजुट भारत का भविष्य था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता अगर उस दिन लंदन में भारतीय नेता एक हो जाते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, पर यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि एकता कितनी नाजुक होती है और आपसी फूट की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है।